हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा में व्यस्त होंगे। चलिए, जो हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास कर रहे थे, उसके अंतर्गत जो हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश जो पढ़ रहे थे, गुलाम वंश को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पहले कुतुबी वंश बताया गया था, उसके बाद शमसी वंश, उसके बाद लास्ट में बलबनी वंश बताया गया। इसमें जो आपको कुतुबी वंश चल रहा था, हमारा कुतुबी वंश पढ़ाया जा रहा था या पढ़ रहे थे हम लोग। कुतुबी वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया गया था, उनके कार्यकाल और उनकी पूरी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया गया है। देखिए जाए तो जो हमारा पिछली क्लास था, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ कौन-कौन सी थी और कुतुबुद्दीन द्वारा स्थापित स्थापत्य कला कौन-कौन सी थी, इन सब के बारे में आपको बताया गया था। चलिए एक बार उस क्लास को फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें अगली क्लास को कनेक्ट कर सकें और आसानी से समझ सकें। चलिए, आपको जो बताया गया था उस समय कुतुबुद्दीन की उपाधियाँ, उनके बारे में देख लेते हैं कौन-कौन सी उपाधियाँ थी एक बार रिवीजन के तौर पे। आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधियाँ थी, जो उन्हें जनता और विद्वानों द्वारा दी गई थी, वे कौन-कौन सी उपाधियाँ थी? पहली आपको बताए गए थे, पहली उपाधि थी उनकी लाख बख्श या लखता। क्या थी? पहला लाख बख्श या लखता थी। लाख बख्श का कहने का तात्पर्य है कि वह इतना दयालु शासक होता था कि वह अपने प्रजा के प्रजा से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों का दान देता था, इस वजह से इसे लाख बख्श कहा जाता था। दूसरा आपको बताया गया था हज़रत-ए-आला। आपको हज़रत-ए-आला किसकी उपाधि है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखा जाए तो ये मुगलकालीन इतिहास में, आप मुगलकालीन इतिहास जब पढ़ेंगे उसमें शेरशाह सूरी जो सूर वंश का संस्थापक था, उसकी भी उपाधि ये थी। शेरशाह सूरी की देखा जाए तो इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ये उपाधि भी हज़रत-ए-आला उपाधि शेरशाह सूरी की भी उपाधि थी। आपको जो तीसरा बताई गई थी उपाधि जो थी कुरान खवां। कुरान खवां क्यों पड़ा था उनका नाम? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो बचपन में थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जब बचपन में थे, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। जब वे कुरान का अध्ययन करते थे या उसका पठन-पाठन करते थे, तो उसको सुनने के लिए चारों तरफ भीड़ एकत्रित हो जाती थी। इस वजह से वहाँ की जनता ने उन्हें कुरान खवां की उपाधि दी, यानी कुरान का अध्ययन करने वाला। और आखिरी जो आपको बताया गया था हातिम ताई या हातिम द्वितीय, ये उपाधियाँ बताई गई थी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की। कौन-कौन सी थी? सबसे पहले लाख बख्श या लखवा, और दूसरा हज़रत-ए-आला, तीसरा कुरान खवां और चौथा जो अंतिम बताया गया था वह था हातिम ताई या हातिम द्वितीय थी। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थापत्य कला के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने कौन-कौन सी बिल्डिंग का निर्माण करवाया या उन्होंने क्या चीज़ भारत में प्रथम बार स्थापित कर। सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन की स्थापत्य कला की बात की जाए तो उसमें उन्होंने सबसे पहले कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। कौन सी बनवाई थी? कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। ये कहाँ पे अवस्थित है इसके बारे में जान लेते हैं। आपको बताया गया था, ये देखा जाए तो द दक्षिणी दिल्ली में अवस्थित है। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान में। कहाँ? दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पे अवस्थित है। कब बनवाया गया था? यह 1194 ईस्वी में बनाया गया था। और इसका निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखा जाए तो यह दिल्ली सल्तनत में पहली तुर्कों द्वारा बनाई गई कोई इमारत है। जब देखा जाए तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की, तो उनके द्वारा बनवाए गए जो भी पहले मकान या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, तो वो तुर्कों द्वारा ही पहली बार बनाया गया था, जो इंडो इस्लामिक शैली में स्थित है। मतलब कह सकते हैं इंडो इस्लामिक का मतलब है कि भारतीय कला और इस्लामिक जगत की कला को दोनों को सम्मिश्रित रूप से ये जो कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद है उसका निर्माण हुआ था। और देखा जाए तो इस मस्जिद के क्षेत्रफल के विस्तार में आप कह सकते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने इसके क्षेत्रफल के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उन्होंने अगली जो स्थापत्य कला थी वो थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन के झोपड़ा देखा जाए तो यह राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में अवस्थित है। कहाँ है? राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? इसका निर्माण 1196 ईस्वी में करवाया गया था। देखा जाए तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अभी मस्जिद के रूप में है, उस समय पहले वहाँ क्या हुआ करता था? वो संस्कृत विद्यालय के संस्कृत विद्यालय का जब विध्वंस हुआ, तब ये मस्जिद का निर्माण हुआ था। देखा जाए तो ये यूपीपीसीएस में किसी न किसी समय एग्जाम में आया था कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे कि एक मंदिर दिया गया था, मस्जिद दिया गया था और
ऐसे 2 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें सही ऑप्शन जो था मस्जिद थी, ये था। अब हम लोग आगे देख लेते हैं उनका अगली स्थापत्य कला कौन थी। अगली स्थापत्य कला की बात की जाए तो अगली स्थापत्य कला थी उनकी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का देखा जाए कहाँ पे अवस्थित है? कुतुब मीनार जो होता है दिल्ली में अवस्थित है। इसका देखा जाए तो जो कुतुब मीनार है उसका पहला फ्लोर की बात की जाए तो उसका निर्माण या आप कह सकते हैं कि कुतुब मीनार के नींव किसने रखी थी, तो वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका देखा जाए तो कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? वो थे उनके दामाद जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने इसको पूर्ण करवाया था या उसका कंप्लीट उन्होंने तैयार करवाई थी। उसके बाद देखा जाए तो बिजली गिर जाने के कारण उसमें कुछ कार्य फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। क्या किया था? उसमें जब कुछ समय पश्चात उसमें बिजली गिर जाने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसकी मरम्मत के लिए फिरोज शाह तुगलक ने उसमें अपना योगदान दिया है। और देखा जाए तो जो कुतुब मीनार है उसका चौथा और पांचवें फ्लोर की बात की जाए तो उसके निर्माण में सिकंदर शाह लोदी का भी योगदान है। कौन? सिकंदर शाह लोदी ने भी अपने इससे कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया था। अब हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, आपको बताया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु देखा जाए तो 1210 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कैसे हुआ था? चौगान खेल खेल रहे थे। चौगान वर्तमान समय में देखा जाए जो पोलो खेल होता है वही उस समय चौगान खेल हुआ करता था। इस वजह से उनको घोड़े से गिर जाने के कारण उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। देखा जाए तो मोहम्मद गोरी द्वारा उसे 2 उपाधियाँ दी गई थी, एक मलिक और दूसरा सिपह सलाहकार। ये 2 उपाधियाँ थी। देखा जाए जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है उसके बाद शासक पे कौन होता है या शासक कौन होता है, इसके बारे में आज की क्लास में देखेंगे। देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी दासता से मुक्त 1208 ईस्वी में होता है। कब होता है? वो अपने दासता से मुक्त 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी दासता से मुक्त होता है। तब वह एक गुलाम के तौर पर नहीं, जब 1208 ईस्वी में वह दासता से मुक्त हुआ तो वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया था। उसके पहले वह दास या गुलाम था। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात शासन कौन करता है। अब आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास में देखा गया है, आज की क्लास है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात। आपको बताया गया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कुछ सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह, देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पुत्र थे आराम शाह, कुछ सरदार इन्हें राज सिंहासन पर आसीन करना चाहते थे। कहाँ पे आसन करने? लाहौर में वह गद्दी पे ही बैठाना चाहते थे। किसे? आराम शाह को। देखा जाए तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है उसके पश्चात राज सिंहासन पे कुछ सरदारों की अनुमति से ही वे आराम शाह नामक युवक को राज सिंहासन पे आसीन करें। वे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसे शासन पे या किसे गद्दी पे बैठाते हैं? वह आराम शाह शासक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जो था वह अगला शासक होता है, वो जो आराम शाह था। उसके बाद देखते हैं दिल्ली में तुर्की सरदार। अगला पॉइंट जो दिखा गया है, दिल्ली में तुर्की सरदार नागरिक इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि जो आराम शाह था दिल्ली के तुर्की सरदार और नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वह एक अयोग्य शासक था। लिखा जाए अगला पॉइंट लिखा गया, आराम शाह एक अयोग्य नवयुवक था, क्योंकि जो आराम शाह था उसके अंदर शासक के गुणों से वह एकदम पूर्णतः निहित था। मतलब उसके शासक एक अच्छा शासक या सुशासन चलाने के लिए उसके पास योग्यता नहीं थी। इस वजह से वहाँ के जो सरदार थे और जो नागरिक थे वे इन्हें सिंहासन पे आसीन नहीं होना देना चाहते थे, या कह सकते हैं कि आप इन्हें अगला शासक नियुक्त या राज सिंहासन पर आसीन नहीं होना देना चाहते थे। इस वजह से जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो कुछ सरदारों ने इसे शासक बनने के पक्ष में सहयोग किया, और कुछ जो नागरिक और सरदार थे वे इसे आराम शाह को शासक न बनने के पक्ष में अपना योगदान दिए थे, अपना सहयोग देते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया। अगला पॉइंट बताया गया है, समय की कठिन परिस्थितियों में तुर्की राज्य को एक योग्य तथा अनुभवी शासक की आवश्यकता थी। उस समय जो परिस्थितियां उस समय उत्पन्न हुई थी, उस समय राज सिंहासन पे एक ऐसा योग्य शासक हो जो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ या सुशासन तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके और अपना शासन चला सके। इस वजह से वो जो तुर्की सरदार थे व नागरिक थे वे आराम शाह जैसे अयोग्य शासक को राज सिंहासन पर आसीन नहीं करना चाहते थे। इस वजह से इन परिस्थितियों को देखते हुए कुछ जो लाहौर के सिपह सलाहकार थे अमीर-ए-दाद, देखा जाए तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो लाहौर का सिपह सलाहकार कौन होता है? अमीर-ए-दाद होते हैं। कौन होते हैं? अमीर-ए-दाद उस समय लाहौर के सिपह सलाहकार होते हैं। कुछ तुर्की अमीरों ने ऐबक के दामाद, उस समय देखा जाए तो जो ऐबक के दामाद थे कौन थे? ऐबक का दामाद इल्तुतमिश थे। ऐबक के दामाद और बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। किसे करते हैं?
उस समय जो लाहौर के सिपह सलाहकार थे आमिर एदाद और कुछ तुर्की अमीरों ने ऐबक को दामाद जो थे उस समय बदायूं के इक़्तिदार थे जो इल्तुतमिश थे, उन्हें दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं आज की क्या क्लास थी। आज की क्लास है आपको बताया गया थी जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो कुछ सरदार जो थे आराम सा नामा नवयुवक को लाहौर की गद्दी पे आसीन करना चाहते थे। क्यों आसीन करना चाहते हैं? क्योंकि वह एक अयोग्य शासक होने के कारण वे उन्हें एक कठपुतली के रूप में कार्य करेगा। जो सरदार हैं वे जो चाहें वे अपने साम्राज्य में कर सकते हैं। इस वजह से वे आराम सा नवयुवक को जो एक अयोग्य शासक था उसे राज सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। लेकिन कुछ सरदार और जो लाहौर के नागरिक थे वे उनसे असंतुष्ट थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए वे चाहते थे कि एक योग्य शासक इस सिंहासन पर आसीन हो, ताकि जो दिल्ली के इन परिस्थितियों को समझ सके और एक अच्छे साम्राज्य का विस्तार या साम्राज्य का नींव रख सकें। इस वजह से जो उस समय लाहौर के सिपह सलाहकार थे आमिर एदाद और कुछ तुर्की सरदारों ने, जो उस समय बदायूं का इक़्तिदार थे, इल्तुतमिश को आमंत्रित करते हैं और वह उसके बाद वह दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। सुल्तान बनने के पश्चात देखा जाए तो आराम सा सुल्तान बनने के पश्चात जब इल्तुतमिश सुल्तान बन जाता है तो आराम सा नामक नवयुवक इनके ऊपर आक्रमण या इनके साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं तथा उन्हें इसके उत्तर में उन्होंने उससे युद्ध करने के पश्चात उन्हें मार दिया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो जो कुतुबी वंश था, इस तरह कुतुबी वंश का अंत होता है और इसके बाद देखा जाए तो शमसी वंश का उत्थान होता है। ये था कुतुबी वंश का, इस तरह अंत हो जाता है। और अगला जो देखा जाए तो गुलाम वंश को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए थे। पहला बताया गया था आपको कुतुबी, दूसरा शमसी वंश। इस तरह देखा जाए कुतुबी वंश का समाप्त होता है और यहाँ से शमसी वंश की स्थापना या शमसी वंश का कार्यकाल स्टार्ट होता है। हम लोग देखेंगे कल शमसी वंश के बारे में, कल की क्लास रहेगी शमसी वंश के बारे में। शमसी वंश के संस्थापक कौन है और इनके कार्यकाल क्या है, कौन कौन शासक थे, इन सब के बारे में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।